Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. I am going to teach you the subject Consumer Electronics, and the course code of the subject is BEL 22425. This subject is for the fourth semester. So today we will start the unit number 1, that is Audio Fundamentals. So under this unit number 1, the first topic is, that is topic number 1.1, basic characteristics of sound signal. सो द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, तो हम इसमें टीचिंग और जो एग्जामिनेशन स्कीम होती है वो देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, लेक्चर 3 आवर्स, प्रैक्टिकल 2 आवर, टोटल क्रेडिट है 5, जो थियरी पेपर है, पेपर के आवर्स फाइनल एग्ज़ाम के वो रहेंगे 3 आवर्स। तो थियरी में जो एंड सेम एग्ज़ाम होंगी उसके मैक्सिमम मार्क रहेंगे आपके 70 मार्क का पेपर रहेगा। उसमें से आपको मिनिमम 28 मार्क्स पास होने के लिए लेना है। देन इंटरनल मार्क, दैट इज PA, प्रोग्रेसिव असेसमेंट, उसमें मैक्सिमम 30 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे हो गए 100 मार्क। 100 में से आपको पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। ये हो गया थियरी का। अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, जो एनसेम की एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होंगी वो 25 मार्क की रहेगी, उसमें से आपको 10 मार्क्स मिनिमम लेना है। देन इंटरनल जो प्रैक्टिकल होगा उसमें मैक्सिमम मार्क 25 रहेंगे, उसमें भी आपको मिनिमम पास होने के लिए 10 मार्क्स लेना है। तो ऐसे टोटल प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स हो गए 50, जिसमें से आपको आउट ऑफ 20 लेना है। ओके, तो ये हो गई हमारी टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम। लर्निंग आउटकम्स, so you will able to learn about the sound signal, then you will able to know the characteristics of the sound signal, and you will able to learn about the level and loudness of the sound signal. So these are the 3 learning outcomes. Introduction. So the physics of sound is, तो आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो साउंड सिग्नल है, जो साउंड है वो इस टाइप से दिखता है, मतलब मिनिमम, देन मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है बोलने की, जिसको हम साउंड बोलेंगे, तो वो इस टाइप से, मतलब जैसे कि कौन से इंस्टेंट पे कितना एम्पलीट्यूड रहेगा, या ज़ोर से बोलते हैं या धीरे बोलते हैं, तो इस टाइप से ये इन डायग्रामेटिकली प्लॉट किया है साउंड को। ठीक है, तो इन अ मीडियम फील्ड विथ fluid like air or water, any change of distribution, that is the pressure of the fluid or the velocity of fluid, causes the vibrations. अब जैसे कि कोई भी एक मीडियम है जिसमें हमने एयर या फिर वाटर फील्ड किया, बराबर है। एयर और वाटर क्या है, फ्लूइड है। तो एयर या फिर वाटर हमने फील्ड किया कोई एक मीडियम में, तो जब उसमें प्रेशर आएगा, दैट इज द चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रेशर जो फ्लूइड पे आएगा उससे क्या हो जाएगा, वाइब्रेशंस होंगे प्रोड्यूस, बराबर है। देन नॉर्मली इन अ रूम filled with air, the air molecules are colliding and rebounding with room walls. अब जैसे कोई एक रूम है, अब रूम में क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो उस जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड होते हैं और रिबाउंड होते हैं रूम वॉल्स पे। जो रूम वॉल्स होती है उसमें जो एयर होती है, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर और इन द एयर आर कोलाइडिंग एंड rebounding with the room walls. If a wall of the room is moved inside the room, the rebounding is faster, and if the wall is moved outside the room, the rebounding is slower. तो जैसे कि हमारी रूम की वॉल है, वो अगर इनसाइड रूम में है तो जो रीबाउंडिंग होता है वो फास्टर होता है, और जो हमारी आउटसाइड जो रूम है उसमें जो वॉल है, तो वहाँ उस रूम पे जो रीबाउंडिंग होगा वो स्लोअर होगा। Now, the sound waves are caused by vibrations in any medium. अब जो साउंड वेव्स होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी मीडियम में, कोई जो मीडियम है हमारी, उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं उस वाइब्रेशन के वजह से हमारा जो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकंड।
दैट इज 1234 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी साउंड की स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड में कितनी होती है, 344, और किलोमीटर पर आवर में 1234। ओके, then like all other energized sound energy also follows the E equal to mc square relationship। अब ये फार्मूला है एनर्जी का, E equal to mc square। एंड साउंड also can pass through solids। अब सॉलिड से भी साउंड पास होता है। एज मीडियम गेट्स डेंसर द वेलोसिटी ऑफ साउंड गेट्स इंक्रीज। तो डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो इंक्रीज होता है। अनलाइक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अब जैसे सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं साउंड, तो साउंड ये एक मैकेनिकल वेव है। फॉर ह्यूमंस हियरिंग is normally limited to frequencies between about 20 Hz and 20,000 Hz, that is 20 kilohertz। तो फॉर ह्यूमन बीइंग जो हियरिंग होता है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अबाउट 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, दैट इज 20 किलो हर्ट्स। लेवल एंड लाउडनेस। सो द ईयर कैन डिटेक्ट अ साउंड प्रेशर वेरिएशन। जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या डिटेक्ट करेंगे, अ साउंड प्रेशर वेरिएशन। So 2 into 10 to the power 5 pascals root mean square, that is RMS, and so this figure is used as the reference against which the sound pressure level, that is SPL, is measured। तो कितना RMS होता है, 2 into 10 to the power 5 pascals RMS। The dynamic range of the ear exceeds 130 dB, but at extremes of this range the ear earlier is straining to hear or is in pain। तो जो हमारी डायनेमिक रेंज होती है ईयर की वो 130 dB एक्सीड्स होती है, बट इसके भी ऊपर अगर एक्सट्रीम हो गई 130 dB के ऊपर हो गई तो हमारा जो ईयर है वो उसमें क्या होगा, पेन हो जाएगा, पेन करना शुरू करेगा। देन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर इज नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म एंड इट आल्सो चेंजेस विद SPL। अब जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ईयर का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स टू लेवल इज कॉल्ड लाउडनेस एंड इज मेजर्ड इन फोन्स। तो लाउडनेस किसको बोलेंगे हम, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स टू द लेवल इज नोन एज लाउडनेस, और उसका मेजरमेंट किस में होगा, फोन में, PHONS, फोन्स, दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस। Then the phone scale is defined to coincide with the SPL scale at 1 kHz, but at other frequencies the phone scale deviates because it displays the actual SPLs judged by a human subject to be equal loud as a given level at 1 kHz। Then the loudness is a subjective reaction and is almost impossible to measure। अब जो लाउडनेस है वो सब्जेक्टिव रिएक्शन है और इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। इन एडिशन टू द लेवल डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी द रिस्पॉन्स प्रॉब्लम, द लिसनर यूजेज द साउंड नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट टू ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल हियरिंग अ डिस्टेंट मोटरसाइकिल विल डिस्क्राइब इट एज बीइंग लाउड। Clearly at the source it is loud, but the listener has compensated for the distance। Next is pitch। So pitch is an auditory perceptual property that allows the ordering of sounds on a frequency related scale। अब pitch क्या है, ये ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉपर्टी है जो अलाउ करता है साउंड ऑर्डर को ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड स्केल पे। Then the pitches are compared as higher and lower in the sense associated with musical melodies which require sound whose frequency is clear and stable enough to be heard as not noise। तो pitches इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, हायर और लोअर में।
जैसे कि साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज क्लियर, जो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर है और स्टेबल है। देन pitch is a major auditory attribute of musical tones along with the duration, loudness and timbre. Pitch may be quantified as a frequency, but pitch is not a purely objective physical property. It is a subjective psychoacoustical attribute of the sound. So these are the frequency response and linearity. So first plot is between level and frequency, that is input spectrum. Second is level and frequency, that is frequency response. And third is output spectrum between level and frequency. तो एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे लेवल है। तो ये हमारा इनपुट स्पेक्ट्रम हो गया, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस शेप में रहेगा। उसके बाद हमारा आउटपुट स्पेक्ट्रम जो है वो इस टाइप से रहेगा। So this is the frequency response and linearity. So the fundamental requirement for quality sound reproduction is that the response to all frequencies should be equal. तो fundamental requirement क्या रहेगी for quality sound reproduction के लिए? The response to all frequencies should be equal, right? Then the frequency response is easily tested using sine waves of constant amplitude at various frequencies as an input and noting the output level for each frequency. तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम टेस्ट कैसे करेंगे? यूजिंग साइन वेव से। अब साइन वेव में भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला चाहिए एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। मतलब हम जो इनपुट देंगे जो साइन वेव का जो रहेगा, तो साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वेरियस फ्रीक्वेंसीज में वो कांस्टेंट रहेगा। वो इनपुट ऐसा इनपुट हम देंगे और आउटपुट हम क्या नोट करेंगे? द आउटपुट लेवल ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी पे क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, एम्पलीट्यूड मिल रहा है, वो हम नोट करेंगे। अनदर वे इन विच timbre can be changed is by non-linearity. So thank you, and in next lecture we will cover the next part. Okay, thank you.